देखिए, आज अपन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अध्याय 4 पढ़ेंगे। अन्वेषण से संबंधित है अध्याय 4। यह अन्वेषण से संबंधित है कि अन्वेषण कहाँ किया जाएगा, कौन करेगा। अन्वेषण से संबंधित अध्याय है। इसमें धारा 17 से शुरू होता है यह अध्याय। सेक्शन धारा 17। देखिए, धारा 17 क्या कहती है कि कौन कौन अन्वेषण करेगा, क्या करेगा। इसमें लिखा अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति। क्या करने के लिए? अन्वेषण। कौन कौन अन्वेषण करेगा, कौन कौन अधिकारी हैं जो अन्वेषण कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत। इसमें पहला लिखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित की पंक्ति से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी, यानी कि सीआरपीसी में कोई भी बात होते हुए कौन कौन पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर सकता है। पहला इसमें एक कहता है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस निरीक्षक। ये कह रहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दिशा में कौन करेगा? पुलिस निरीक्षक। तो आप केवल इतना याद रखें, इसमें दिल्ली की बात जहां आएगी वहां कौन करेगा, ये याद करने हैं आपको। ये पूछे जाते हैं, पुलिस निरीक्षक। दिल्ली के मामले में कौन करेगा? पुलिस निरीक्षक। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में कौन करेगा? पुलिस निरीक्षक। तो आप तो बस इतना याद रखो कि दिल्ली जहां आएगा वहां कौन करेगा? पुलिस निरीक्षक करेगा। दूसरा है बी, ये महानगरों के बारे में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद के महानगरीय क्षेत्रों में और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त। तो महानगरीय क्षेत्र है तो यहाँ महानगरीय याद रख सकते हैं, या मेट्रोपॉलिटन एरिया वगैरह होते हैं तो वहां कौन करेगा? सहायक पुलिस आयुक्त। ये जैसे कि तैसे याद कर, महानगरीय क्षेत्र है जिसमें कि आपका दिल्ली मुंबई आता है, मद्रास आता है, अहमदाबाद आता है, और जो धारा 8 के तहत महानगर क्षेत्र घोषित किए गए तो आते हैं। तो उनमें कौन कौन है? सहायक पुलिस आयुक्त करता है। ठीक है, इस अधिनियम के संबंधी जो अन्वेषण है वो। अगला है सी, अन्य क्षेत्र होते हैं। फिर जो अन्य क्षेत्र वहां कौन करेगा? इसमें लिखा अन्यत्र उप पुलिस अधीक्षक या समतुल्य रैंक का पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए कोई गिरफ्तारी वारंट के बिना नहीं करेगा। तो ये कह रहा अन्य स्थानों पे, इन स्थानों को छोड़ के अन्य स्थानों पे कौन करेगा? अन्य स्थानों पे है आपका उप पुलिस अधीक्षक। अधीक्षक या इसके समतुल्य रैंक का कोई और अन्य अधिकारी भी हो सकता है। उप पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी होगा तो उप पुलिस अधीक्षक होगा, या उसके समतुल्य रैंक का कोई अधिकारी होगा जो इस अधिनियम से संबंधित जो है मामले उनका अन्वेषण करेगा। इसमें लिखा है किसकी अनुमति से करेगा? इसमें लिखा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। ये किसकी, ये वाला किसकी अनुमति से करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की अनुमति से क्या करेगा जी? मामलों का अन्वेषण करेगा। लेकिन इसमें परंतु दिया है। परंतु में ये कह रहा है, देखिए परंतु क्या कहता है,
ये जो इनके बारे में कह रहा है कि जब ये अन्य स्थानों की बात है जहाँ पे पुलिस उप अधीक्षक है, वो किसकी अनुमति से अन्वेषण करेगा, या तो महानगर मजिस्ट्रेट होगा या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, उनकी अनुमति से ये क्या करेगा, अन्वेषण करेगा। लेकिन परंतु भी है इसमें, परंतु कहता है, परंतु यदि कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, ये भी क्वेश्चन बनता है, साधारण विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है, तो वह भी ऐसे किसी अपराध का अन्वेषण यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए गिरफ्तारी वारंट के बिना कर सकेगा। ये क्या कह रहा है, कौन 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 कर सकता है, पुलिस निरीक्षक, परंतु लिखा है पुलिस ये अगर पुलिस निरीक्षक, ये कौन है, प्राधिकृत है। कैसा प्राधिकृत है, राज्य सरकार द्वारा इसे प्राधिकृत किया गया है, प्राधिकृत, तो ये भी कर सकता है मामले का अन्वेषण। अगर ये प्राधिकृत है राज्य सरकार द्वारा मामले का अन्वेषण करने के लिए इसे प्राधिकृत किया गया है, तो ये महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना क्या कर सकता है, मामले का निरीक्षण कर सकता है। इसमें नीचे लिखा, परंतु एक और लिखा है, परंतु यह और की धारा 13 की उपधारा 1 के खंड खा में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। धारा 13 की उपधारा 1 के खंड खा, 13 की उपधारा 1 के खंड खा में क्या है, 13 है इसका पहला, उपधारा 1 का खंड खा, यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने को शासन संबंध करता है, उससे संबंधित मामले हैं। तो जो 13 वाले जो मामले हैं, धारा 13, ये भी याद रखना, धारा 13 ठीक, इसका खा यानी बी, ये वाले मामले हैं। इसमें लिखा अपराध का अन्वेषण किसके किसके द्वारा किया जाएगा, पुलिस अधीक्षक की पंक्ति, पुलिस अधीक्षक, पुलिस, इसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही मामलों का क्या किया जाएगा, अन्वेषण किया जाएगा। ये आपको याद रखना, ये 3 याद रखना। दिल्ली में अन्य स्थानों में खासकर ये वाला पूछा जाता है, अन्य स्थानों में पुलिस उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाएगा, महानगर क्षेत्र तो सहायक पुलिस आयुक्त के द्वारा किया जाएगा, और दिल्ली की बात आती है अगर दिल्ली विशेष की स्थापना के तहत तो पुलिस निरीक्षक के द्वारा किया जाएगा। अगर पुलिस निरीक्षक प्राधिकृत है राज्य सरकार द्वारा तो वो भी कर सकता है मामलों का अन्वेषण। और धारा 13 एक बी वाले जो मामले हैं उसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा क्या किया जाएगा, मामलों का अन्वेषण किया जाएगा। ये याद रखनी है आपको, जैसे कि तैसे, इसमें कोई कुछ नहीं है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, अन्वेषण में से कौन कौन कर सकता है, तो ये भी पूछा जाता है, महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की अनुमति से करेगा मामलों का अन्वेषण। और यहाँ ये राज्य सरकार द्वारा अगर सशक्त है तो फिर इसे महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर सशक्त किया गया है स्पेशली तो फिर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब देखिए इसका 17(2) है, 17A है, धारा 17A, सेक्शन 17A, ये जैसे कि तैसे याद करने आपको, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। 17A, 17A क्या कहता है, लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चयों के संबंध में अपराध की जांच या पूछताछ या अन्वेषण। ठीक, इसका थोड़ा वॉल्यूम देखूंगा। देखिए ये क्या कहता है, लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चयों के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण। ये क्या कहता है, शासकीय कृत्यों के कर्तव्यों के निर्वहन में जब वो करते हैं ना सिफारिश वगैरह विनिश्चय वगैरह, उसके मामले में पहला इसका क्लॉज कहता है, कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध में अन्वेषण जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा जिसे इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है। वहां ऐसा अभिकथित अपराध लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या
लिए गए विनिश्चयों से संबंधित है। ये कह रहा सिफारिश वगैरह वाले कोई काम है तो इसमें जो अन्वेषण है अधिकारी है वो अन्वेषण कब करेगा, जब उसका प्राधिकृत जो अधिकारी है उसको अन्वेषण के लिए प्राधिकृत करेगा। पहला कहता है इसमें ए, इसी का ए है, ये कहता है ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो संघ के कार्य के संबंध में नियोजित था उस सरकार के। तो अगर संघ का मामला है तो लिखा उस सरकार, संघ का मामला है तो जो भी सरकार यानी केंद्रीय होती है संघ, लेकिन इसमें क्या लिखा उस सरकार जिसके वो अधीन है, तो उस सरकार की अनुमति, संघ के अधीन है तो जो सरकार यानी उस सरकार मतलब केंद्रीय है, ये इसका अर्थ क्या हुआ, संघ की बात आती तो केंद्र, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा उस सरकार यानी केंद्र, केंद्र की अनुमति से अगर संघ का मामला है। दूसरा कह रहा है ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो किसी राज्य के कार्य के संबंध में नियोजित है उस सरकार, यहाँ भी उस सरकार लिखा है। अगर राज्य की बात है तो ये कह रहा है उस सरकार का भी अर्थ क्या है यहाँ राज्य, राज्य सरकार की अनुमति। और तीसरा प्राधिकारी की अनुमति। तीसरा है किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी। ये क्या कह रहा है, अगर अन्य प्राधिकारी की उसमें है किसी अन्य दशा में, अन्य दशा में किसकी अनुमति से करेगा अन्वेषण, सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी मतलब जो उसको पद से हटा सकता है। केंद्र की बात है तो केंद्र सरकार, राज्य की बात है तो राज्य सरकार की अनुमति। और अन्य दशाएं हैं जहाँ पे कोई नियुक्ति की जाती, कुछ नियुक्ति कलेक्टर डायरेक्टली कर देता है ना, तो जो हटा सकता है उससे, जो उसको पद से हटा सकता है। ऐसे कई पद होते हैं जिसमें डायरेक्ट कोई बड़े अधिकारी को पावर होते हैं उनको पद से हटाने के, तो उन मामलों में सक्षम अधिकारी जो भी हो, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अन्वेषण नहीं किया जाता। ये कब, ये वाली बात कब लागू होती है, जब कर्तव्यों के पालन में कोई व्यक्ति लोक सेवक वगैरह है ना, कर्तव्य वगैरह करता है, उसमें रिश्वत वगैरह लेता है ना, भ्रष्टाचार वगैरह करता है, तो ऐसे मामले बगैर अनुमति के अन्वेषण नहीं किए जाएंगे। ये नई धारा जोड़ी गई है ना, ताकि बेवजह इनको परेशान ना किया जाए, इस वजह से जोड़ी। तो यहाँ अनुमति की आवश्यकता होगी। अगर संघ की बात है तो केंद्र, राज्य की बात है तो राज्य की अनुमति होगी। उस सरकार लिखा है, यहाँ भी उस सरकार लिखा है, तो उस सरकार का मतलब केंद्र सरकार और यहाँ राज्य सरकार। और अन्य दशा में अन्य प्राधिकारी की अनुमति के बगैर मामलों का अन्वेषण नहीं किया जाएगा। परंतु भी है इसमें, लेकिन अपवाद भी है, परंतु भी है। परंतु कहता है ऐसा कोई अनुमोदन किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक लाभ प्रतिकृत करने या प्रतिकृत करने का प्रयत्न करने के आरोप पर घटना स्थल पर ही गिरफ्तार करने संबंधी मामले में आवश्यक नहीं होगा। ये कह रहा है ऑन द स्पॉट, घटना स्थल, घटना स्थल के लिए जरूरी नहीं है अनुमति कि रंगे हाथों, जिसको पकड़ना कहते हैं है ना, रंगे हाथों। इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, आप ये ध्यान रखिए। रंगे हाथों जब पकड़ना है, एक ऑन द स्पॉट पकड़ना है, जब वो कोई व्यक्ति जो भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई कर्मचारी अधिकारी, उसको जब ऑन द स्पॉट जो पकड़ते हैं तो उसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट पकड़ने के लिए अनुमति लेने जाएंगे तब तक तो सारा मामला निपट ही जाएगा। तो ऑन द स्पॉट जब पकड़ने की बात आएगी तो वहां पे फिर अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वहां अनुमति की आवश्यकता नहीं, ये याद रखना आप, है ना। ऑन द स्पॉट याद रखना आप, तो रंगे हाथों याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना कि रंगे हाथों कब पकड़ेंगे, घटना स्थल पर ही तो पकड़ेंगे। तो घटना स्थल पर जब पकड़ा जाएगा तो उस समय फिर इनको अनुमति की लेने की आवश्यकता नहीं। एक और परंतु है इसमें, दूसरा परंतु यह और कि संबंधित प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना 3 माह की अवधि के भीतर देगा, जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस प्राधिकारी द्वारा 1 माह की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सके। तो देखिए अब ये रिपोर्ट चूंकि अन्वेषण करेंगे तो ये अन्वेषण की रिपोर्ट कितने माह में देंगे, ये अन्वेषण, ये याद रखना है 3, ये भी याद क्वेश्चन आता है, 3 माह में क्या देंगे, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे। और मान लीजिए किसी कारण से 3 माह में रिपोर्ट अगर नहीं बन पाई है या नहीं दे पाए हैं, तो इनका जो भी सक्षम प्राधिकारी होगा वो उसमें 1 माह की अवधि और बढ़ा सकता है। 1 माह की अवधि अगर 3 माह में पूरी नहीं हो पाती, इनकी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाते हैं,
तो जो सक्षम प्राधिकारी है वो 1 माह के लिए अवधि को क्या कर सकता है और बढ़ा सकता है, याद रखें। तो कितने माह में अवधि है? 3 माह में जो अपनी रिपोर्ट तैयार, काय की रिपोर्ट? अन्वेषण की रिपोर्ट। काय की रिपोर्ट है? अन्वेषण की। याद रखें, अन्वेषण की रिपोर्ट कितने माह में तैयार होगी? 3 माह में। और अगर 3 माह में नहीं हो पाई तो जो भी इनका सुपीरियर अधिकारी होगा वो 1 माह अवधि इनको छूट और दे सकता है, तो 1 माह की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि 3 माह में नहीं पूरी हुई तो कितने माह बढ़ाई जा सकती है अवधि? तो 1 माह और बढ़ाई जा सकती है, 1 माह बढ़ाई जा सकती है। तो ये याद रखना है, कितने माह बढ़ाई जा सकती है? 1 माह और बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद धारा 18 है बैंक कार्यवाहियों के निरीक्षण की शक्ति। ये आपके खाते वगैरह जो है खंगालना, जो भी लोग से करते उससे संबंधित है बैंक कार्यवाहियों की। इसको थोड़ा सा हटा लें, देखिए। देखिए इसके बाद है धारा 18 जो खातों के खंगालने की बात करती है। खातों को कैसे देखा जाएगा? आपने पैसा कमाया तो स्वाभाविक सी बात है आपका खाते खंगाले जाएंगे, आपके लॉकर खंगाले जाएंगे। वो सारी कार्रवाई धारा 18 में आएगी। धारा 18 सेक्शन 18 ये खाते वाली बातें आती, बैंक कार्यवाहियों के निरीक्षण की शक्ति। तो ये आप याद रखें, खाता। खाता आराम से याद रहेगा, खाता से संबंधित है आपका खाता, बैंक खाता। कौन सा खाता? बैंक खाता। आपका बैंक खाते की निरीक्षण की बात करता है। देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा पुलिस अधिकारी के पास किसी ऐसे अपराध के किए जाने का संदेह करने का कारण है जिसका अन्वेषण करने के लिए वह धारा 17 के अधीन सशक्त है। ठीक है, कैसा अपराध किया है किसी व्यक्ति ने जिसके तहत धारा 17 के तहत वो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता? अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत ऐसा मामला है जहां धारा 17 के अधीन वो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता? अन्वेषण कर सकता है, ऐसा कोई मामला है। और वह समझता है कि ऐसे अपराध का अन्वेषण या जांच करने के प्रयोजनों के लिए किसी बैंक कार्यवाहियों का निरीक्षण करना आवश्यक है। और उसको क्या लगता है कि खातों का निरीक्षण करना क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। बगैर इसके सच्चाई सामने नहीं आएगी, पता नहीं पड़ेगा, है ना। आय भी तो देखना पड़ेगी कि आप कितनी आय कमा रहे हैं, कितनी सैलरी होती है, तो उसके लिए खाते भी जरूरी है चेक करना, ऐसा उसको लगता है। अपराध समझता है और ऐसे अपराध का अन्वेषण या जांच करने के प्रयोजनों के लिए किन्हीं बैंक कार्यवाहियों का निरीक्षण करना आवश्यक है। तो तत्समय प्रबद्ध किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी वह किन्हीं बैंक कार्यवाहियों का वहां तक निरीक्षण कर सकेगा जहां तक वे उस व्यक्ति के जिसके द्वारा ऐसे अपराध किए जाने का संदेह है या किसी अन्य व्यक्ति के जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के निमित्त धन धारण किए जाने का संदेह है लेखाओं से संबंधित है और उसमें से सुसंगत प्रवृत्तियों को प्रमाणित प्रतियां ले सकेगा अथवा लेवा सकेगा, अथवा संबंधित बैंक उस पुलिस अधिकारी को इस धारा के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में सहायता करने के लिए आबद्ध होगा। ये क्या कह रहा है कि अगर इस सब जो पुलिस अधिकारी है जो अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत है धारा 17 के तहत, अगर उसको लगता है कि उसको खातों का निरीक्षण करना चाहिए उस व्यक्ति का जिसने अपराध किया है, तो उसके खातों का या उससे कोई रिलेटिव है उसके भी खातों का कहां तक निरीक्षण कर सकता है? जहां तक वो खाता उसके अपराध से संबंधित है, केवल उतना। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि उसका क्या है? प्रमाणित प्रतिलिपियां, जो आप कहते हैं ना स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रतियां, जो भी स्टेटमेंट होता है ना वो बैंक द्वारा ले सकता है, उसकी प्रमाणित प्रतियां ले सकता है। खाते की क्या ले सकता है? प्रमाणित प्रतियां। और बैंक वालों की ये ड्यूटी है कि उनको प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं। बैंक वालों की ड्यूटी है, वो क्या करेंगे? इसमें सहायता करेंगे। अगर वो मांगता है कि इस खाते की यहाँ से यहाँ तक की, जैसे कि अब आप लिखा उतना उतना मतलब जैसे कि एक पता पड़ा कि पकड़ा है ये इतने दिनों से रिश्वत ले रहा है, तो साहब 1 माह की, 2 माह की, 6 माह का इनका स्टेटमेंट चाहिए, तो उस हिसाब से ये क्या कर सकता है? उसका स्टेटमेंट निकाल सकता है। बैंक वालों की जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रमाणित प्रतियां क्या कराएं? उसकी उपलब्ध कराएं। परंतु इसमें भी है, परंतु किसी व्यक्ति की लेखाओं के संबंध में इस उपधारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के
या उसके ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत ना किया गया हो। तो कह रहा है कि जो बैंक वाली बात आएगी तो उसमें किस पुलिस अधिकारी का रैंक का अधिकारी होना चाहिए? पुलिस अधीक्षक। ये भी याद रखना आपको, पुलिस अधीक्षक, ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें कौन कर सकता है अन्वेषण? पुलिस अधीक्षक रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, इससे नीचे रैंक का नहीं चलेगा, इससे ऊपर का रैंक का चल जाएगा, बराबर रैंक का चल जाएगा, लेकिन नीचे के रैंक का नहीं चलेगा। या फिर सशक्त किया गया हो, सशक्त किया गया हो तो फिर कोई भी कर सकता है ना। अगर राज्य सरकार किसी को सशक्त कर देती किसी पुलिस अधिकारी को, वो तो कर ही सकता है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो इसमें जो रैंक है कौन करेगा? खातों का निरीक्षण करने के लिए कौन सा पुलिस अधिकारी सशक्त है? पुलिस अधीक्षक, या इस रैंक का कोई अन्य अधिकारी भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। तो पुलिस अधीक्षक की रैंक से नीचे का कोई अधिकारी खातों का निरीक्षण नहीं कर सकता। तो ये याद रखना है आपको, खातों की बात आएगी तो कौन करेगा? पुलिस अधीक्षक। ठीक है, याद रखना है, पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी भी क्या कर सकता है? खातों का निरीक्षण कर सकता है। ये नहीं कि कोई भी पुलिस वाला पहुंच जाएगा छोटा मोटा और आपके खातों की खंगाली करने लगेगा, नहीं, पुलिस अधीक्षक चाहिए इसके लिए, वही कर सकता, उससे नीचे रैंक का कोई पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता। स्पष्टीकरण लिखा है इस धारा में, बैंक और बैंककारी वही पदों के अर्थ, वही पदों के वे ही अर्थ होंगे जो बैंककारी वही साक्ष्य अधिनियम 1861। तो ये तो बैंक का अर्थ लिखा है कि जो बैंक के लिए जो एक्ट बना हुआ है बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम 1891, तो बैंक का वही अर्थ लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर इसके बाद आता है आपका 4A जो जुड़ा है 26/7/2018 से। 4A जो चैप्टर है वो देखिए, अध्याय 4A, ये नया चैप्टर है आपका। अध्याय 4A, अध्याय 4A क्या कहता है? देखिए, ये संपत्ति की कुर्की और समर्पण से संबंधित है। काय से संबंधित है? बस आप याद रखो, कुर्की। काय से संबंधित है? कुर्की से संबंधित। ये चैप्टर का नाम भी याद रखना, तो पूछा जा सकता है कि चैप्टर 4A में क्या है? कुर्की है, बस आप याद रखें कुर्की, जप्ती और कुर्की दोनों है। तो कुर्की याद रख लो, याद रहेगा। तो जप्ती कुर्की दोनों, कुर्की होगी जप्ती होगी कुर्की भी होगी, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। कब जोड़ा गया? 26/7/2018 को, है ना, ये भी याद रखना है आपको। कब जोड़ा गया जी? 26/7/2018 को ये जोड़ा गया। तो इसकी डेट याद रख सकते हैं आप, 26/7 और ये 2018, 18 अकेला लिख दिए हैं, 2018, 26/7/2018 को ये जोड़ा गया। ये चैप्टर जो 4 है कब जोड़ा गया? 26/7/2018 को जोड़ा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें 18A जो है धारा है, सेक्शन 18A, सेक्शन 18A जो है धारा है 18A। यह दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना। ये कह रहा है कुर्की। अब ये भी याद रख लेना आप, इसका जो हेडिंग है वो भी याद रख लेना। कौन सी विधि संशोधन? दांडिक विधि संशोधन अधिनियम, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, अधिनियम है जी, अध्यादेश 1944। तो कुर्की के मामलों में ये लागू होगा, ये याद रखना इसका नाम। कुर्की के मामले में कौन सा लागू होगा? दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944। कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखना, ये तो आपको याद ही रहना है ना। दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, अध्यादेश है ये भी याद रहेगा, लेकिन सन याद रखना। 1944 की प्रोविजन है, काय के मामले में लागू होंगे? कुर्की के मामले में लागू होंगे। इसमें पहला क्लॉज कहता है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई संपत्ति के प्रशासन और कुर्क के आदेश के निष्पादन या धन के अधिहरण या आपराधिक उपायों द्वारा उपाप्त की गई संपत्ति को लागू। कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश है और इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम की जो प्रोविजन है वो कुर्की और आपके संपत्ति के समापन कहते हैं ना, समापन या जब्ती,
उनके मामले में लागू होंगे। तो कुर्की के मामले में इस अधिनियम के जो प्रोविजन है वो लागू होंगे। पहला क्लॉज यही कह रहा है कि कुर्की के प्रोविजन, इस अधिनियम के जो प्रोविजन है वो काय में लागू होंगे, कुर्की के मामले में लागू होंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, इसका कोई खास नहीं, बस इसका नाम याद रखना है ना। दूसरा कहता है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। जिला न्यायाधीश के प्रति निर्देश का विशेष न्यायाधीश के प्रति निर्देश के रूप में अर्थव्यन किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसमें जो जो अधिनियम है उसमें जिला न्यायाधीश जो शब्द आया है, जो जिला न्यायाधीश शब्द आया उसकी जगह यहाँ क्या अर्थ लगाया जाएगा, इस अधिनियम की अगर बात आएगी तो विशेष न्यायाधीश अर्थ लगाया जाएगा। क्या मतलब, जिला न्यायाधीश के प्रति निर्देश का विशेष न्यायाधीश के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाए। विशेष न्यायाधीश, न्यायाधीश के रूप में क्या लगाया जाएगा, अर्थ लगाया जाएगा। मतलब जिस अधिनियम की है बात आ रही है ना, विशेष की हो रही है तो कुछ नहीं, इसका अर्थ ये लगा लेंगे बस, और कुछ नहीं, और कोई चेंज नहीं है ना। यहाँ जिला न्यायाधीश आया इस अधिनियम में तो यहाँ क्या अर्थ लगाएंगे, उसका उसका विशेष न्यायाधीश अर्थ लगा लेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ विशेष न्यायाधीश काम करता है तो यहाँ अर्थ क्या लगाएंगे, विशेष न्यायाधीश लगाएंगे, और कुछ नहीं है इसमें, है ना। बस इतना सा ये वाला जो पॉइंट है आपको ये याद रखना है कि दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के तहत इस अधिनियम की जो कुर्की की कार्रवाई है और समर्पण की कार्रवाई या जब्ती की कार्रवाई वो की जाएगी। कौन से अध्याय में दिया है, 4 ही में दिया गया। कब जोड़ा गया, 26/7/2018 को जोड़ा गया। ये 2-3 क्वेश्चन इससे बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। ठीक। अब देखिए अध्याय 5, अध्याय 5 नीचे लिख लेते हैं, इसको बता दें। अध्याय 5 है अध्याय 5 देखिए, अध्याय 5 जो है आपका अभियोजन के लिए मंजूरी और संबंधित है। अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रक्रिया उपबंध। तो अभियोजन से संबंधित और अन्य मामले जो बचे हुए उससे अभियोजन। अब आपकी सारी कार्रवाई हो गई, अन्वेषण हो गया, सब हो गया, तो क्या हुआ, अन्वेषण अभियोजन होगा। उसके बाद जो छोटे मोटे मामले बचे प्रकरण वो आ जाएंगे, तो उससे संबंधित है, अभियोजन की मंजूरी से संबंधित है ये अध्याय 5। देखिए ये क्या कहता है, ये इसका शायद लास्ट अध्याय है, हाँ ये लास्ट अध्याय है। देखिए ये कहता है धारा 19 से शुरू होता है, सेक्शन 19 से। 19 कहता है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक होना। क्या ऐसा कह रहा है कि जब आप अभियोजन करेंगे उसके लिए क्या जरूरी है, पूर्व मंजूरी। बगैर मंजूरी के अभियोजन नहीं किया जाएगा। चूंकि लोक सेवक की बात आ रही है तो ये धारा हमको एक तरीके से सपोर्ट करती है कि पूर्व मंजूरी के बगैर इनका अभियोजन नहीं किया जाएगा। न्यायालय में जो वाद लाएंगे, जो भी कार्रवाई पकड़ गए, पकड़ने के बाद विभाग की मंजूरी भी चाहिए रहती है, तब जाके इनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। अगर कोई शासकीय कर्मचारी है भ्रष्टाचार पकड़ता भी है तो भी फिर शासकीय जो उसके बॉस है उनकी पूर्व मंजूरी के बगैर मामला संचित नहीं किया जाएगा। तो ये धारा एक तरीके से उनको प्रोटेक्ट भी करती है। पूर्व मंजूरी, हालांकि ऐसा नहीं कि पूर्व मंजूरी है तो बच जाएंगे, विभाग अनुमति दे देता है आराम से, है ना। तो पूर्व मंजूरी के बगैर मामला अभियोजित नहीं किया जाएगा, है ना। पहला लिखा है इसमें क्लॉज, क्या कहता है पहला क्लॉज इसका, ये कहता है कोई न्यायालय, धारा 7, 11, 13 और 15 जो अधिनियम से संबंधित रिश्वत वाले अपराध है वही है के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि वे लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में यथा उपबंधित के सिवाय पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। ये कह रहा है जो लोकपाल अधिनियम बना उसके सिवाय पूर्व, मतलब उनमें जो उपबंध है उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सभी मामलों में पूर्व मंजूरी के बिना मामलों का क्या नहीं करेगा, संज्ञान नहीं करेगा। कौन की, वही बात आएंगी, केंद्र की बात है केंद्र सरकार, राज्य की बात है राज्य सरकार, और अन्य प्राधिकारी की बात है तो जो भी सक्षम प्राधिकारी हो। देखिए इसमें पहला क्या कहता है, सेम वही बातें हैं, एक बार पढ़ना है बस। ये कहता है ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ के मामले के संबंध में यथा स्थिति नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था और जो अपने पद से केंद्र सरकार या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता केंद्र सरकार। तो कुल मिला के संघ की बात जहां आएगी, संघ की जहां बात आएगी, कोई संघ का कर्मचारी है संघ द्वारा नियोजित किया गया है तो कौन करेगा,
किसकी अनुमति? केंद्र की अनुमति, केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर उस पर अभियोजन नहीं किया जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा राज्य की बात आती है। ऐसे व्यक्ति की दशा में जो राज्य के मामलों के संबंध में यथास्थिति नियोजित है या अभिकथित है, अपराध के किए जाने के समय नियोजित था और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार लिखा है इसमें, सॉरी इसमें स्टेट गवर्नमेंट, गलती लिखा है इसमें मेरे में, राज्य सरकार। ये क्या कह रहा है? अगर ऐसा कोई मामला है, ऐसा कोई अधिकारी है जो राज्य के द्वारा नियुक्त किया गया था और राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार उसे हटा सकती, तो ऐसे मामले में कौन की अनुमति की आवश्यकता है? राज्य की अनुमति। राज्य सरकार की अनुमति से ही उसके खिलाफ क्या किया जाएगा? अभियोजन चलाया जाएगा। सी अगला है, सी कहता है किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, और अगर अन्य प्राधिकारी है, अन्य कोई व्यक्ति है जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है, तो जो भी सक्षम प्राधिकारी होगा, सक्षम प्राधिकारी लिख लेंगे हम यहाँ, सक्षम प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जो भी है, एक ही बात है। सक्षम प्राधिकारी जो उसे हटाने, सक्षम का मतलब जो उसे हटाने के लिए सक्षम है, जो उसे हटा सकता है उसके पद से, उसकी अनुमति के द्वारा है क्या चलाया जाएगा? अभियोजन चलाया जाएगा। तो ये तो सिंपल है, ये तो आप एक केंद्र की बात है केंद्र, राज्य की बात है राज्य, और अन्य मामले में जो भी सक्षम प्राधिकारी उसको पद से हटा सकता है, उसकी अनुमति के बगैर मामलों का अभियोजन नहीं किया जाएगा। ये कौन सी धारा कहती है? धारा 19 कहती है। इसमें भी एक परंतु है, परंतु इसमें भी है प्रोविजन, क्या कहता है? परंतु किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषण अभिकरण के किसी अन्य अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस अपराध में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए ऐसे सरकार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए यथास्थिति समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि, ये कह रहा है कि अनुरोध की बात है, आवेदन जब फाइल करा जाएगा तो अनुरोध कब तक नहीं कर सकते, ये भी बताया है। ये लोग पहले शर्तें बताई हैं कि ये जो पुलिस वाले हैं, जो भी प्राधिकृत हैं धारा 17 के तहत अन्वेषण करने के लिए, फिर उनके बाद वो चार्जशीट पेश करेंगे, अभियोजन की मंजूरी मांगेंगे, तो वो कब तक नहीं कर सकते अभियोजन की, का मतलब अभियोजन के लिए जो अनुमति है कब तक उसके लिए आवेदन नहीं करेंगे सरकार से, कब तक उनकी। पहला है इसमें, देखिए क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अभिकथित अपराधों के बारे में जिसके लिए लोक सेवक को अभियोजित किए जाने की इच्छा की है किसी सक्षम न्यायालय में कोई परिवाद फाइल ना किया हो। तो ये कह रहा है कब? पहला, सक्षम न्यायालय में परिवाद फाइल किया जाना चाहिए। सक्षम न्यायालय क्या किया जाना चाहिए? परिवाद फाइल कर दिया गया हो। कब? तब अनुमति मांगेंगे जब परिवाद फाइल किया हुआ। सक्षम न्यायालय में क्या कर दिया हो इन्होंने? परिवाद फाइल कर दिया हो। दूसरा है, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज ना कर दिया हो, और यदि परिवाद को लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने का निर्देश ना दे दिया। दूसरा क्या कह रहा है कि न्यायालय ने परिवाद को खारिज ना किया हो, इतना ही याद रखना बस, खारिज ना किया हो। इन दो परिस्थितियों में, एक तो परिवाद पेश करना पड़ेगा पहले ही, दूसरा न्यायालय द्वारा खारिज नहीं होना चाहिए। अगर न्यायालय ने अनुमति दे दी कि हाँ ठीक है मामला बनता है आगे कार्रवाई करेंगे, तब जाके ये क्या होगा, इनसे अनुमति लेके अनुमति का आवेदन मिल जाएगा, अनुमति मिल जाएगी, सरकारी हाल फिलहाल मिल जाती है, कोई ऐसा नहीं कि दिक्कत है। क्योंकि अगर कोई भी अधिकारी केंद्र भी है, राज्य भी है या सक्षम प्राधिकारी है, अगर ये अनुमति नहीं भी देंगे तो इनको लिखना पड़ेगा क्यों नहीं दे रहे, क्या संघ में मिले हुए हो आप? तो ऐसा नहीं होता कि अनुमति ना मिले, हाल की हाल अनुमति मिल जाती है। अगर न्यायालय को लगता है मामला बन रहा है और जो पर्याप्त साक्ष्य होंगे अन्वेषण में लगते हैं, तभी मामला बनता है, तभी न्यायालय मामले को स्वीकार करता है, तो तभी ये अनुमति मांगते हैं। तो अनुमति मांगेंगे तो हाल फिलहाल मिल जाती है, तो अनुमति मिल जाएगी फिर मामला शुरू हो जाएगा, है ना। तो अनुमति के बगैर, तो ये दो कंडीशन है, एक तो परिवाद करना पड़ेगा पहले, दूसरा न्यायालय द्वारा मामले को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, या मामले को या मंजूरी मिल जाना चाहिए, या कह लो कि न्यायालय ने मंजूरी दे दी मामले को चलाने की, तभी ये क्या करेंगे, मंजूरी भी दे दी हो न्यायालय ने, तब ये क्या करेंगे, अनुमति के लिए आवेदन करेंगे। सक्षम प्राधिकारी हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो भी हो, उसके समक्ष आवेदन
करेंगे, काय के लिए, अभियोजन के लिए। परंतु और है इसमें, बहुत परंतु है। परंतु देखिए क्या कहता है, परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषण अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के अनुरोध प्राप्त होने की दशा में समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी संबंधित लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना किसी लोक सेवक को अभियोजन करने के लिए मंजूरी नहीं देगी। तो ये तो राज्य और ये इनकी बात कह रहा है कि ये लोग जब मंजूरी देंगे तो जो भी कौन है लोक सेवक है उसको सुना जाएगा, लोक सेवक को सुना जाएगा, इनका पक्ष लिया जाएगा कि भाई साहब आपके खिलाफ ये जांच आई है, आपके खिलाफ क्या करना है, अनुमति देना चाहते हैं, आप बताएं आपके खिलाफ अनुमति क्यों ना दी जाए। तो ये लोग जो भी उचित कारण होगा ये वो कारण बताएंगे, है ना। तो ये कारण जरूर पूछेंगे ये लोग, ये भी है, संघ है, राज्य है, अन्य है। तो ये लोग जैसी भी स्थिति हो ये लोग इससे क्या पूछेंगे, लोग से कारण पूछेंगे, अपना पक्ष जानने की अपेक्षा करेंगे, ये अपना पक्ष बताएगा कि क्यों नहीं देना चाहिए, है ना। तो ये अपना पक्ष रखेगा। परंतु एक और परंतु है, परंतु एक और है, परंतु समुचित सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात उसकी प्राप्ति की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर उस प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय देने का प्रयास करेगा। तो ये कह रहा है कि 3 माह के भीतर ये कोशिश करेंगे कि जो अनुमति है 3 माह के भीतर दे दी जाए। तो क्या है, कितना टाइम निर्धारित कर दिया इनके लिए, 3 माह। ये कह रहा है कि जो भी सक्षम प्राधिकारी है, संघ है, राज्य है, ये 3 माह के भीतर जो भी मामला है लोक सेवक के विरुद्ध उसको सुन लिया है, 3 माह के भीतर ये क्या करेंगे, अनुमति देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी याद रखना डेट कितनी है, 3 माह के भीतर कोशिश करेंगे। 3 माह एक डेट है, हो सकता है ज्यादा हो जाए, लेकिन 3 माह के भीतर कोशिश की जाएगी कि अनुमति दे दी जाए या ना दे दी जाए, जो भी स्थिति हो। तो 3 माह के भीतर ये क्या करेंगे, अनुमति देने के लिए कोशिश करेंगे। परंतु 1 माह इसमें भी बढ़ सकती है। परंतु यह और कि उस दशा में जहां अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रयोजनों के लिए कोई विधिक परामर्श अपेक्षित है, वहां ऐसा अवधि को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 1 माह की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सके। ये कह रहा है कि जहां सरकार को लगता है या सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि कोई विधिक परामर्श की आवश्यकता है, विधिक परामर्श की आवश्यकता है, तो ये 1 माह और अवधि बढ़ा सकते हैं। कितने माह बढ़ा सकते हैं, 1 माह, 1 माह और अवधि बढ़ा सकते हैं। इनको लगता है कि लीगल परामर्श चाहिए, इनके जो एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट, तो उनसे क्या करेंगे, जिस सलाह लेंगे, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी ऑफ जनरल, जो भी होते हैं इनके लीगल सलाहकार होते हैं, उनसे अगर इनको लगता है कि सलाह लेना है, मशवरा लेना है, तो फिर 1 माह के लिए जो 3 माह की अवधि थी उसमें 1 माह की अवधि और बढ़ा सकते हैं। परंतु एक और है, परंतु यह भी कि केंद्र सरकार किसी लोक सेवक के अभियोजन हेतु मंजूरी देने के प्रयोजनों के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत भेद कर सकेगी जो आवश्यक हो। तो ये कह रहा है सिद्धांत, मंजूरी संबंधी जो सिद्धांत है कौन बना सकता है, मंजूरी संबंधी जो सिद्धांत है मार्गदर्शक कि किस तरीके से मंजूरी जाएगी, सिद्धांत क्या कह रहा था, मंजूरी संबंधी सिद्धांत, सिद्धांत कौन बना सकता है, केंद्र सरकार जो भी सिद्धांत बनाना चाहे मंजूरी संबंधी वो सिद्धांत बना सकती है कि कैसे मंजूरी दी जाएगी, कैसे, मतलब रेगुलेशन वगैरह, नियम वगैरह जो बनाना चाहे मंजूरी संबंधी वो केंद्र सरकार बना सकती है, ये याद रखेंगे। केंद्रीय अधिनियम केंद्रीय सरकार बनाएगी। स्पष्टीकरण कह रहा उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए लोक सेवक पद में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैं, जिसको अपन पहले पढ़ दो, फिर भी इसमें दे रखा है कि लोक सेवक में निम्नलिखित व्यक्ति यहाँ माने जाएंगे। कौन कौन माना जाएगा, पहला कहता है कि इसका, ये कहता है ऐसा व्यक्ति जिसने उस अवधि के दौरान जिसमें अभिकथित रूप से अपराध किया गया पद धारण करना बंद कर दिया था। ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति भी इसमें आएगा जिसने पद धारण करना बंद कर दिया था, धारण करना बंद कर दिया था, मतलब जिस पे अभियोजन चल रहा है पद धारण करना बंद कर दिया वो भी व्यक्ति आएगा। यानी कोई व्यक्ति अगर रिटायर्ड हो गया बाद में पकड़ा जाता वो भी आएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि लोक सेवक हो गए अब नौकरी कर ली और निकल लिए भ्रष्टाचार करके बोले अब बच गए, नहीं तो बचोगे नहीं, अगर पकड़े जाओगे तो कार्रवाई होगी, तब भी हो सकती, ठीक है। इस तरीके का मामले कई मामले हैं जो रिटायरमेंट के बाद जिन पे भ्रष्टाचार लगे, जांचें होती हैं, पकड़े जाते हैं, आपके कार्यकाल में हुआ, आपने किया, फिर जांचें चलती है, फिर अभियोजन की मंजूरी होती है,
तो ऐसे व्यक्ति भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि पद पे हो, पद पे पहले काम किया उसके बाद नहीं रह गया, जांच चली, पता पड़ा कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, तो उसकी जांच हो सकती है। दूसरा कहता है ऐसा व्यक्ति जिसने उस अवधि के दौरान जिसमें अभिकथित रूप से अपराध किया गया है पद धारण करना बंद कर दिया था और वह उस पद से भिन्न कोई अन्य पद धारण कर रहा था, अभिकथित रूप से अपराध किया। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसा व्यक्ति भी पद धारण प्रमोट हो गए, मतलब पहले यहाँ थे ये थे, अब बड़े पद पे पहुंच गए हैं, जब अपराध किया था जब इस पद पे थे अब इस पद पे आ गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी जो इस पद पे रहते हुए भ्रष्टाचार किया भले ही इस पद पे आ गए तो उनका भी अन्वेषण किया जा सकता है। मतलब ये सब लोक सेवक की परिभाषा में आएंगे, चाहे रिटायर्ड हो जाए चाहे आप प्रमोट होकर ऊपर चले जाओ, ऊपर मतलब आपका प्रमोशन हो जाए, है ना। तो ऐसे अधिकारी उस पद पे रह के जब उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो ये सब लोक सेवक की परिभाषा में आएंगे, है ना, बचेंगे नहीं। रिटायर्ड हो गए तो भी नहीं बचोगे, प्रमोटी हो गए तो भी नहीं बचोगे। आप सोचो कि अब तो प्रमोटी हो गए, नीचे वाले पद पे रहते थे तब भ्रष्टाचार किए थे, अब नहीं, ठीक है, तब अगर जब भी पकड़े जाओगे, जब भी लगेगा भ्रष्टाचार किया है तो आपका अन्वेषण हो सकता है, जांच हो सकती है आपके खिलाफ। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका क्लॉज क्या कहता है, दूसरा क्लॉज क्या कहता है, दूसरा क्लॉज कहता है जहां किसी भी कारणवश इस बाबत शंका उत्पन्न हो जाए कि उपधारा 1 के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिए, वहां ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना अभिकथित है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो तीनों में से विवाद हो गया या समझ में नहीं आ रहा कि कौन अनुमति दी। तो ये कह रहा है उस समय सीधा सीधा एक ही हिसाब है कि जब भी उस व्यक्ति ने, जो लोक सेवक उसने भ्रष्टाचार किया है, उस समय जो भी व्यक्ति उसे पद से हटाने के लिए सक्षम था, पद से हटाने के लिए सक्षम था, अनुमति उसके ही द्वारा दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी, जब उसने अपराध किया था उस समय देखा जाएगा कि कौन सा इनमें से कौन व्यक्ति उसको पद से हटाने के लिए सक्षम था। तो जो व्यक्ति पद से हटाने के लिए सक्षम होगा वही व्यक्ति द्वारा क्या किया जाएगा, अनुमति दी जाएगी। ये कब, जब इसमें दिक्कत होती कि केंद्र दे, राज्य दे या सक्षम प्राधिकारी दे, ऐसी स्थिति होती तब। तो जो व्यक्ति पद से हटाने के लिए सक्षम होगा किस समय, जब उसने अपराध किया था उस समय, तो उसी व्यक्ति द्वारा कह लीजिए या उसी सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा, अनुमति प्रदान की जाएगी जब विवाद होगा तब। अब देखिए आगे क्या कहता है, तीसरा है इसका, तीसरा कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए, पहला इसका है ए, विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई निष्कर्ष दंडादेश या आदेश किसी न्यायालय द्वारा अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण में अभियोजन के लिए उपधारा 1 के अधीन अपेक्षित मंजूरी के न होने या उसमें कोई त्रुटि, लोप या अनियमितता होने के आधार पर तब तक नहीं उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की राय में उसके कारण वास्तव में कोई न्याय नहीं हो पाया हो। ये कह रहा है कि जब न्यायालय, विशेष न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, इसका मामला आ गया, विशेष न्यायालय में मामला चलता है ना, क्या विशेष न्यायालय मामला कर रहा है, संज्ञान ले रहा है, तो ये कह रहा है केवल इस बात के आधार पर कि साहब इनकी अनुमति नहीं थी, किसी भी मामले को उल्टा नहीं जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा। ये नहीं कह सकते कि साहब अनुमति नहीं थी आपने कैसे दोष सिद्धि दे दी, तो ये कोई फायदा, इसका कोई फायदा नहीं जब तक कि न्याय ना हो पाया। के भी लेखी सिद्धांत है, जब तक कि न्याय ना हो पाया हो। क्या लगा है इसमें, जब तक कि कोई उसके बाद परिवर्तन किया जाएगा, जब तक कि न्याय की राय में उसके कारण वास्तव में कोई अन्याय हुआ। अगर वास्तव में लगता है कि साहब अन्याय हुआ है तभी उल्टा जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर अन्याय कुछ काय का अन्याय हुआ, अगर न्यायालय को लगता है कि साहब इनको अनुमति नहीं मिली, इससे बहुत बड़ा अन्याय हो गया इनके साथ, तो ही मामला उल्टेगा, नहीं तो मामला नहीं उल्टेगा। केवल इस आधार पर कि साहब इनकी अनुमति नहीं थी तो कोई मामला उल्टा नहीं जाएगा। मामला चल गया, पता पड़ा कि साहब अनुमति तो थी नहीं, अब अनुमति नहीं थी, अब इनको सजा कर गई, ये कह रहे हैं साहब मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, न्यायालय को लगता अन्याय हुआ है तभी मामला उल्टेगा, नहीं अन्यथा नहीं। तो खासकर ये बात ध्यान रखना है आपको। ये तो सिंपल है, ये सभी एक्टों में एक ही होती है कि मामले तभी उल्टे जाते हैं जब अन्याय हुआ हो, अन्यथा मामले नहीं उल्टे जाते, है ना। अगर न्याय हो गया, क्या है कोई भी अधिनियम होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, न्याय करना। जब न्याय हो ही गया है तो अनुमति थी नहीं थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो न्याय करना उद्देश्य था, न्याय हो गया। हाँ, अगर अन्याय हुआ है तो जरूर मामला उल्टा जा सकता है, केवल अनुमति के बाद आता है ना। दूसरा इसका क्या कहता है बी, ये था। बी क्या कहता है देखिए, बी कहता है कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों को किसी प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी में से किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के आधार पर तब तक नहीं रोकेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ। ये भी वही बात कह रहा है कि कोई भी अनुमति वगैरह लेना पड़ती है सक्षम प्राधिकारी द्वारा, तो केवल न्यायालय केवल इस आधार पर मामले को रोकेगा नहीं कि साहब अनुमति नहीं, पहले अनुमति हो जाए, न्यायालय निरंतर अपना मामला चलाता रहेगा जब तक कि उसे ये नहीं लगता कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है तो रोक देगा, अन्यथा कार्रवाई जो है निरंतर जारी रहेगी। केवल अनुमति के आधार पर वो कार्य कि साहब आपको अनुमति नहीं ली या कोई भी प्राधिकारी था उससे मंजूरी नहीं ली, तो मामले को वो रोकेगा नहीं, ठीक है ना। केवल एक ही आधार पर रोक सकता है, अन्याय अगर उसको लगता है हो रहा है तो। सी, तीनों में एक ही चीज है। देखिए क्या कहता है, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य आधार पर कार्रवाई नहीं रोकेगा और कोई न्यायालय किसी जांच, विचारणा, अपील या अन्य कार्रवाई में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। ये भी कह रहा है कि मामला नहीं रोकेगा और अंतर्वर्ती में पुनरीक्षण, ये तो सभी जानते हैं पुनरीक्षण की कार्रवाई नहीं करेगा। पुनरीक्षण मतलब कि साहब दोबारा देख लिया जाए मामले को दोबारा, तो अंतर्वर्ती आदेश में पुनरीक्षण नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। तो ये यहाँ लिखा है कोई अंतर्वर्ती आदेश से मामला चल रहा है और आप कह रहे हैं साहब पुनरीक्षण कर लो, कहाँ से कर लेगा पुनरीक्षण, अंतर्वर्ती आदेश में मतलब पुनरीक्षण होते ही नहीं। तो वही बात यहाँ लिखी कि अंतर्वर्ती आदेश का किसी का पुनरीक्षण नहीं होगा। चौथा देखिए क्या कहता है इसका चौथा क्लॉज। चौथा कहता है उपधारा 3 के अधीन यह अवधारित करने के लिए कि ऐसी मंजूरी के ना होने से या उसमें किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के होने से कोई अन्याय हुआ है या परिणामित हुआ है या नहीं, न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि क्या कार्रवाई में किसी पूर्वोत्तर प्रक्रम पर आक्षेप किया जा सकता था और किया जाना चाहिए था या नहीं। देखिए अब बात आती है कि साहब इनके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, ये बात आई सामने कि साहब इनकी मंजूरी नहीं, तो अन्याय हो गया इनके साथ। तो न्यायालय ये देखेगा कि साहब आप जो अब बात उठा रहे हैं, जब जजमेंट आ गया तब आप बात उठा रहे हैं, तो क्या आप पहले ये बात उठा सकते थे, पूर्व में उठा सकते थे कि नहीं। पूर्व में आप जो बात आज कर रहे हैं, जब डिसीजन हो गया, आप दोषी करार दे दी गए, अब आप कह रहे हैं साहब अन्याय हो गया, तो न्यायालय इस बात को भी देखेगा कि जो पूर्वतर अवसर पर आप अपनी बात उठा सकते थे कि नहीं, या आपने विरोध किया था कि नहीं किया था। अगर आपने नहीं किया था तो फिर आपकी ये वाली बात भी मान्य नहीं होगी। अगर आपने पहले पूर्वतर विरोध किया था, आपने पूर्वतर बात उठाई थी और फिर आप कह रहे हैं अन्याय हो गया, तो बात तो समझ में आएगी न्यायालय की, अन्यथा न्यायालय ये आपका जो ऑब्जेक्शन है वो ग्रहण नहीं करेगा। ये कह रहा है कि अगर आपने पूर्वतर अवसर पे अगर ये बात नहीं उठाई थी अन्याय वाली, तो न्यायालय आपका ऑब्जेक्शन जो है आप कर रहे हैं वो ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, स्पष्टीकरण लिखा है इस धारा के प्रयोजनों के लिए खास नहीं है, देख लीजिए। त्रुटि के अंतर्गत मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की सक्षमता भी, यदि कह रहा है त्रुटि के अंतर्गत क्या क्या आता है, त्रुटि के अंतर्गत मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की सक्षमता भी है कि सक्षम था कि नहीं था, इनसे अनुमति लेनी चाहिए थी, इनसे ले ली, तो वो त्रुटि के अंतर्गत ही आता है, सक्षमता भी है। दूसरा है अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी के अंतर्गत इस अपेक्षा के प्रति निर्देश भी है कि अभियोजन किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की मंजूरी से होगा या समतल प्राधिकारी की कोई अपेक्षा भी है। तो जो ऊपर दे रखे हैं ना कारण वही लिखा है, इसमें कोई खास नहीं। ठीक है, अगला देखिए सेक्शन 20 है इसका, थोड़ा सा इसको मिटा लें। सेक्शन 20 क्या कहता है, सेक्शन 20 सेक्शन 20 है जहां लोक सेवा असमयक लाभ प्रतिकृत करता हुआ उपधारणा, उपधारणा की बात कर रहा है। सेक्शन 20 का ऐसे संबंधित है उपधारणा से। कब उपधारणा, जब गलत तरीके से पैसा इकट्ठे करते हो तो। ये कह रहा है जहां उपधारा 7 के अधीन या धारा 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचार में ये उपधार यह साबित कर दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त लोक सेवक ने किसी व्यक्ति से कोई असीमित लाभ
अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, वहां जब तक कि प्रतिकूल साबित ना किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने यथास्थिति या तो स्वयं किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा या किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से या बेईमानी से निष्पादित करने या निष्पादित करवाने के लिए धारा 7 के अधीन हेतु या इनाम के रूप में उस सम्यक असम्यक लाभ को बिना किसी प्रतिफल के या किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसके बारे में वह जानता है कि धारा 11 के अधीन अपर्याप्त है, प्रतिकृत या अभिप्राप्त किया था या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया था। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ये क्या कह रहा है, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा। क्या करेगा, बस उपधारणा करेगा, याद रखें। न्यायालय मान के चलेगा जब तक कि आप तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देते, तो न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा। इसमें ये मान के चलेगा कि आपने असम्यक लाभ लिया है। तो यहाँ न्यायालय क्या मान के चलेगा, जब आप ही को मतलब आप हैं लोक सेवक और आपने कोई असम्यक लाभ वगैरह प्राप्त किया है, तो आपको ही सिद्ध करना पड़ेगा कि आपके द्वारा जो असम्यक लाभ नहीं था। तब तक न्यायालय क्या मान के चलेगा, तब तक न्यायालय ये मान के चलेगा कि आपने वो अपराध किया है या आपने कोई असम्यक लाभ प्राप्त किया है। तो न्यायालय क्या करेगा, यहाँ न्यायालय उपधारणा करेगा। बस इतना याद रखना और कुछ खास याद नहीं लिखना इसमें। 21 देखिए यार, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है, अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना। कौन का, अभियुक्त का। अभियुक्त भी इसमें कौन माना जाएगा, सक्षम साक्षी। अभियुक्त भी कौन है, सक्षम साक्षी होता ही है अभियुक्त, आप देखा भी है। तो इसमें कह रहा है कि अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी, मतलब जिसके खिलाफ मामला चल रहा है वो भी अगर अपने तरफ से कोई गवाही देना चाहता है तो वो भी क्या है, सक्षम साक्षी है, वो भी गवाही दे सकता है। इसमें लिखा है अपने बचाव में या किसी और तर्क में देना चाहे तो इसमें लिखा है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा और वह अपने विरुद्ध या उसी विचार में अपने साथ अधिरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए आरोपों को साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा। सिंपल सी बात है, ये भी शपथ पर अगर ये रहता है, या तो अपने विरुद्ध किसी बात को सिद्ध करने के लिए, अपने सहयोगी कोई है उसके विरुद्ध में कोई बात करने के लिए, या कुल मिला के बचाव करने के लिए अगर ये साक्ष्य देना चाहता है अभियुक्त, तो ये शपथ पर क्या दे सकता है, साक्ष्य दे सकता है, और इसको क्या माना जाएगा, एक सक्षम साक्षी ही माना जाएगा। इसका मतलब इसका साक्ष्य का भी वही महत्व होगा जो अन्य साक्ष्यों के साक्ष्य का महत्व होता है ना। तो जैसा अन्य साक्ष्यों के साक्ष्य का महत्व होता है वैसा ही इसका महत्व भी होगा। अब वो न्यायालय देखेगा कि ये कितना सच बोल रहा है कितना गलत। हाँ, लेकिन महत्व वो सही दिया जाएगा, जैसे अन्य साक्ष्यों के साक्ष्य को महत्व दिया जाता है वैसे ही इनके साक्ष्य को भी महत्व दिया जाएगा। जो अभियुक्त है उसके साक्ष्य को भी महत्व दिया जाएगा, परंतु इसमें साक्षी के रूप में वो अपनी प्रार्थना के सिवा हाथ नहीं किया जाए। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहीं से बनता है। ये क्वेश्चन यही आता है कि किसी अभियुक्त जो सक्षम साक्षी है वो कब साक्ष्य दे सकता है, जब ये अपने आप में खुद आवेदन करे। क्या लिखा है, साक्षी प्रार्थना के रूप में आहत नहीं किया, अपनी प्रार्थना, ये जब प्रार्थना करेगा कि साहब मैं साक्ष्य देना चाहता हूँ, मैं गवाही देना चाहता हूँ लिखित में, वो भी कैसे, लिखित में, साक्षी के रूप में अपनी प्रार्थना के सिवा आहत नहीं किया जाएगा। ये खुद अगर कहता है कि साहब मैं साक्ष्य देना चाह रहा हूँ, लिखित में प्रार्थना करता है, कैसा करता है, लिखित में प्रार्थना, लिखित में ही जरूरी। जब ये लिखित प्रार्थना करता है न्यायालय के सामने, श्रीमान मैं भी अपना साक्ष्य देना चाहता हूँ, तभी इसको साक्षी के रूप में बुलाया जाएगा, मतलब तभी इसका साक्ष्य लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। अभी उसका साक्ष्य कब लिया जाएगा, जब ये लिखित में प्रार्थना करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये क्या है, इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यही बनता है। कब बुलाएगा जाएगा, जब लिखित में ये आवेदन करता है। ये सीआरपीसी में भी यही प्रोसेस है, तो ये वैसे भी याद रखना हमको। तो ये जब लिखित में अभियुक्त जब प्रार्थना करता है तभी इसको अभियुक्त के रूप, सक्षम साक्षी के रूप में बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो सीआरपीसी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो, वैसे भी एक्ट के हिसाब से भी तो ये क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। दूसरा है, साक्ष्य देने में उसकी असफलता पर अभियोजन पक्ष में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा अथवा इससे उसके या उसके विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उदाहरणा उत्पन्न नहीं होगी। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसने साक्ष्य दिया है और साक्ष्य की असफलता हो जाती, सिद्ध नहीं होती, कुछ भी होता है, तो कोई टीका टिप्पणी इसके खिलाफ नहीं की जाएगी। टीका टिप्पणी है ना, कोई जरूरत नहीं है टीका टिप्पणी की, ना ही कोई इसके खिलाफ, ना ही किसी अन्य जो साक्षी अन्य कोई इसका सहयुक्त है उसके खिलाफ कोई उपधारणा की जाएगी। कोई उपधारणा वगैरह न्यायालय नहीं करेगा कि साहब झूठी गवाही दे रहे थे, ऐसा दे रहे थे, वैसा दे रहे थे, तो कोई ना टीका टिप्पणी की जाएगी
ना ही कोई न्यायालय अपनी कोई राय बनाएगा इनके खिलाफ के साथ इनने गवाही दी तो न्यायालय एक राय बना लेता है ना, तो वो राय नहीं बनाएगा इनके खिलाफ। जब ये गवाही देते हैं और असफल हो जाते हैं अपनी जो कथन में, तो न्यायालय इनके खिलाफ कोई राय अपनी तरफ से बनाएगा नहीं, है ना, ना ही कोई इनके खिलाफ बनाएगा, ना ही ये जिसके समर्थन में दे रहे थे या सहयोगी हैं जो लोग हैं तो उनके खिलाफ टीका टिप्पणी की जाएगी, ना ही उनके खिलाफ भी कोई उपधारणा बनाई जाएगी। ठीक। अगला है, कोई ऐसा प्रश्न जिसकी प्रकृति यह दर्शित करने की है कि जिस अपराध का आरोप उस पर लगाया गया है उससे भिन्न अपराध उसने किया है, यदि वह उसके लिए सिद्ध दोष हो चुका है या बुरे चरित्र का है, उससे उस दशा में के सिवाय न पूछा जाएगा या पूछे जाने पर उसका उत्तर देने के लिए उससे अपेक्षा नहीं किया जाएगा। जिसमें देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के बुरे चरित्र के बारे में भी प्रश्न नहीं किए जाएंगे। कैसे? बुरे चरित्र के बारे में कोई प्रश्न नहीं किए जाएंगे सिवाय, ये नीचे लिखा है कि अपेक्षा नहीं की जाएगी। पहला ए, इस बात का सबूत कि उसने ऐसा अपराध किया है या उसके किए जाने का सिद्ध दोष हो चुका है, यह दर्शित करने के लिए ग्राह्य साक्ष्य है कि वह उस अपराध का दोषी है जिसका उस पर आरोप लगाया गया है। क्या कह रहा है? सिवाय आरोप लगाया गया है जिसके लिए उसका अपराध किया जा रहा है, विचारण किया जा रहा है, पर्याप्त साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर ना, पर्याप्त साक्ष्य उसके आधार पर क्या किया जा रहा है, उसका आरोप लगाया गया, उसका विचारण किया जा रहा है। सिवाय इनके उसके स्वयं या उसके प्लीडर द्वारा अभियोजन पक्ष के किसी साक्षी ने अपना अच्छा चरित्र सिद्ध करने की इच्छा से कोई प्रश्न पूछा है या अच्छे चरित्र का साक्ष्य दिया है, अथवा प्रतिपरीक्षा का स्वरूप या संचालन इस प्रकार का है कि उसमें अभियोजन के या अभियोजन पक्ष के लिए किसी साक्षी के चरित्र का लांछन अंतर्गत आता है। अगला और देख लेते हैं, उसने उसी अपराध से आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य दिया है। तो ये कह रहा है कि किसी भी जो व्यक्ति जो भी ये अभियुक्त है इसके बारे की पहली बात तो ये कह रहा है कि इसके कोई बुरे चरित्र या के बारे में कोई मिला के, एक मिनट यहाँ बता लें, थोड़ा सा इसको अलग लिखें। जी कह रहा है इसके चरित्र के बारे में कोई कुल मिला के चरित्र हनन नहीं किया जाएगा। इसका पहला तो कह रहा है, पहला तो नियम कहता है कि इसके चरित्र के बारे में कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा। किसके बारे में? इसके बारे में। दूसरा कह रहा है कब किए जा सकते हैं। पहला कब किया जा सकता है? जब पर्याप्त साक्ष्य होता है, आरोप लगाया गया है, मामला चल रहा है और साक्ष्य भी है, तब उस संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कब पूछे जा सकते हैं? दूसरा कह रहा है अपने स्वयं या प्लीडर के अभियोजन, जब इसने खुद नहीं अपने इसके प्लीडर ने कहा कि साहब ये बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, अच्छे चरित्र का स्वयं का साक्ष्य दिया इसने, या इसके प्लीडर ही देगा ना कि साहब ये तो बड़े ईमानदार व्यक्ति। जब बड़े ईमानदारी की बात आ गई, जब ईमानदारी की बात आ जाएगी तो इसकी बेईमानी साबित की जा सकती है। ऐसे नहीं, वैसे नहीं कर सकते कि बेईमान है, लेकिन हाँ ये खुद ही कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं तो फिर साबित कर सकते कि साहब इनकी ईमानदार नहीं है, बेईमान है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से इनका साक्ष्य दिया जा सकता है जब अगर ये खुद प्रश्न करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तब इनकी बेईमानी की बात की जाएगी, अन्यथा नहीं की जा सकती कि साहब इनके चरित्र के कोई बात आई नहीं, क्या कहते हैं ईमानदारी वगैरह की कोई बात आई नहीं और कह रहा है कि साहब बहुत ही भ्रष्ट आदमी। इस तरीके के कोई चरित्र हनन नहीं किया जाएगा। चरित्र हनन किया जा सकता है जब पर्याप्त साक्ष्य वगैरह मामला चल रहा है, न्यायालय में बहुत सारी बातें हैं उससे संबंधित रिलेटेड है, और दूसरा जब खुद ही अच्छे चरित्र वाले बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इनका चरित्र का खंडन किया जा सकता है। या कोई मामला ऐसा है जहाँ चरित्र की बात जरूरी उठाना, कोई बात ऐसी है कि जहाँ चरित्र की बात जरूरी है, तो फिर उन मामलों में चरित्र की बात उठाई जा सकती है, लांछन इन पर लगाए जा सकते हैं। या फिर इन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई साक्ष्य दिया है, जो उनके सहयोगी वगैरह था उनके विरुद्ध साक्ष्य दिया, तो उसके खंडन के लिए इन पर लांछन वगैरह लगाए जा सकते। बाकी और मामलों में इनका चरित्र हनन नहीं किया जाएगा। ये तो सिंपल रूल है, वही इसमें दिया गया है कि चरित्र हनन का कोई सवाल वगैरह इनसे नहीं पूछा जाएगा, सिवाय कब? जब अच्छे चरित्र का साक्ष्य दिया जाता है, तब पर्याप्त आरोप है, साक्ष्य में सबूत है, ये सारी चीजें तब दिया जाएगा, अन्यथा चरित्र हनन नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति का। तो देखिए सेक्शन वाइज देखिए इसमें फिर आगे, इसको भी मिटा दीजिए। सेक्शन वाइज क्या कहता है? सेक्शन वाइज सब कुछ खास नहीं है। सेक्शन वाइज कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का
73 का कुछ उपांतरणों के अधीन लागू होना। ये कह रहा है कि जो सीआरपीसी है वो कुछ उपांतरणों के साथ यहाँ भी लागू होगी। कैसे होगी देखिए, थोड़ा सा पढ़ना है, कुछ खास नहीं है ये, ना इससे कोई क्वेश्चन आने वाला है। ये कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इस 1973 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में किसी कार्रवाई पर लागू होने में ऐसे प्रभावी होंगे मानो, पहला कह रहा है इसको पढ़ना है, ए धारा 243 की उपधारा 1 में तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी, शब्दों के स्थान पर अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी वह तुरंत या इतने समय के भीतर जितना न्यायालय अनुज्ञात करे उन व्यक्तियों की यदि कोई हो जितनी वह अपने साक्ष्यों के रूप में परीक्षा करना चाहता है और दस्तावेजों की जिन पर वह निर्भर करता है एक लिखित सूची, और तब उससे अपेक्षा की जाएगी शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। ये कह रहा है कि अपेक्षा की जाएगी, वहां यहाँ ये शब्द और जोड़ दिए जाएंगे इस अधिनियम के तहत। क्या जोड़ दिए जाएंगे कि जितने आवश्यक है उतने साक्षी, जितने समय के भीतर उतने साक्षी। ये शब्द कह रहा है उनकी बात है, तो ये कोई खास नहीं बनता इसका क्वेश्चन। तो वहां जो सीआरपीसी में लिखा है कि अपेक्षा की जाएगी, वहां ये शब्द इस अधिनियम की अगर बात आएगी तो ये जोड़ दिया जाएगा, जितने न्यायालय अपेक्षा समय जितना न्यायालय समय देना चाहे उतना ये जोड़ दिया जाएगा। तो ये अधिनियम की बात है, खैर इसका क्वेश्चन नहीं बनते। बी कह रहा है धारा 309 की उपधारा 1 के तीसरे परंतु के पश्चात निम्नलिखित परंतु अंत्य स्थापित किया जाएगा जो सीआरपीसी में है, परंतु यह और की कार्रवाई मात्र इस आधार पर की कार्रवाई के एक पक्षकार द्वारा धारा 307 के अधीन आवेदन किया स्थगित या मुलतवी नहीं की जाएगी। तो ये कह रहा है धारा 307 के तहत किसी एक ने आवेदन किया हो तो इस अधिनियम के तहत पूरी कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, ये कह रहा है, ये जोड़ दिया जाएगा। अगला कहता है धारा 317 की उपधारा 2 के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंत्य स्थापित की जाएगी, यानी कि इसके मामले में अंत्य स्थापित की जाएगी। उपधारा 1 या उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी न्यायाधीश यदि वह ठीक समझता है तो वह ऐसे कारणों में से जो उसके द्वारा लिखित किए जाएंगे अभियुक्त या उसके पीड़ित की अनुपस्थिति में जांच विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और किसी साक्षी का साक्ष्य प्रयुक्ति परीक्षा के लिए साक्षी को पुनः बुलाने के अभियुक्त के अधिकार के अधीन रहती हुए लिखित कर सकेगा। तो ये कह रहा है साक्षी की अनुपस्थिति में भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कार्रवाई कर सकते हैं, ये जोड़ दिया जाएगा और कुछ खास नहीं है। अगला है धारा 397 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परंतु अंत स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, परंतु जहां किसी न्यायालय द्वारा इस उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग ऐसे कार्रवाइयों के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर किया जाता है, वह न्यायालय कार्रवाई के अभिलेख को मामूली तौर पर पहला कहता है दूसरे पक्षकार को इस बात का हेतु दर्शित करने का अवसर दिए बिना मंजूर नहीं करेगा कि अभिलेख क्यों ना मंगाया जाए। तो ये कह रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उस पर कारण दर्शित किया जाएगा कि अभिलेख क्यों नहीं मंगाया जाता, इस अधिनियम की बात आती तब। दूसरा उस दशा में नहीं मंगाएगा जिसमें उसका यह समाधान हो जाता है कि कार्रवाई के अभिलेख की परीक्षा प्रमाणित प्रतियों से की जा सकती है। उन्हें लगता है कि जब प्रमाणित प्रतियां ही चल सकती है तो फिर इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति से कोई डॉक्यूमेंट मंगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रमाणित प्रतियां पर्याप्त है तो फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जोड़ दिए जाएंगे, तो ये इस अधिनियम के हिसाब से जोड़ दिए जाएंगे, इसमें कोई खास क्वेश्चन ज्यादा बनना नहीं है ना। केवल सेक्शन रखना चाहो तो रख सकते हो, ये सेक्शन भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 से धारा 13 का के अधीन अपराधों के संबंध में आरोप की विशिष्टियां, ये सेक्शन पूछा जाता है। आरोप की विशिष्टियों से संबंधित सेक्शन कौन सा है, 23 है, जो धारा 13(1) का के अधीन आरोप के संबंध में आरोप की विशिष्टियां बताता है कि क्या क्या विशिष्टियां होंगी। ये कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी जब किसी अपराधी पर धारा 13, कौन सी धारा की बात कर रहा, धारा 13(1) और का के अधीन किसी बात का आरोप है, तब उसे आरोप में उस संपत्ति को जिसके संबंध में अपराध किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों को जिनके बीच अपराध का किया जाना अभिकथित है विशिष्टियां मदों का विनिश्चित तारीख को विनिर्दिष्ट किए बिना वर्णित करना होगा। और इस प्रकार विचलित आरोप उक्त संहिता की धारा 219 के अर्थ में एक अपराध का आरोप समझा जाएगा, परंतु ऐसी तारीखों में से प्रथम और अंतिम तारीख के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। जो सीआरपीसी में जो प्रोविजन है वही कह रहा है कि जो आरोप की विशिष्टियां एक अपराध की जाती है ना क्रम में, तो ये कह रहा है कि जो आरोप की है जो मदों की लिखित समय की निश्चित नहीं, लगभग समय लिख सकते हैं कब से हुआ है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट तारीख लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक अपराध यहाँ हुआ इतने टाइम में हुआ है, तो कितने जो मतलब जोड़े जाएंगे जो अपराध, तो कितना वर्ष की अवधि के भीतर होना चाहिए, 1 वर्ष। तो ये कह रहा है 1 वर्ष से अधिक के, परंतु ऐसी पहली तारीख
है और ये अंतिम तारीख, अपराध की पहली तारीख दूसरी तारीख, तो इनके बीच में कितना अंतर उससे ज्यादा नहीं होगा, 1 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होगा। जो जोड़े जा सकते हैं आरोप, एक से अधिक का अपराध का जो तारीख है उससे अधिक का नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें बस इतना याद रखना, 1 साल, 1 साल के बीच के जो है, तो अवधि कितनी होगी, 1 साल के बीच की अवधि होगी, उसके ज्यादा की अवधि के मामले नहीं लिए जाएंगे, है ना। देखिए अब जो लास्ट के सेक्शन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सेक्शन याद रखने हैं। सेक्शन 24 जो है समाप्त है। सेक्शन 25 देखिए, इसमें हेडिंग ही याद रख लेना, सेना, नौसेना और वायुसेना संबंधी अन्य विधियों को प्रभावित नहीं करेगा। ये कौन सी अधिनियम सेना संबंधी विधियों को, तीनों सेनाएं आती है इसमें, सेना मतलब तीनों सेना की बात कर रहे हैं, तीनों, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उनको ये प्रभावित नहीं करता, ये अधिनियम उन पर लागू नहीं होता, उनको प्रभावित, क्योंकि उनकी अपनी विधि है ना, कोर्ट मार्शल वगैरह होता है उनका, उनकी अपनी विधि होती है, इसलिए ये अधिनियम उस पर प्रभावी नहीं डालेगा। तो इसको हम नहीं पढ़ रहे, ना पढ़ने की जरूरत है, एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इसमें कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, हेडिंग याद कर लेना बस। सेक्शन धारा 25 क्या कह रहा है कि जो सेना न्यायालय उन पर ये लागू नहीं होता। फिर अधिनियमों के नाम लिखे हैं उसमें, नौसेना अधिनियम 1977, रक्षक अधिनियम, ये सारे अधिनियम लिखे, तो ये नहीं पूछे जाते आपसे, केवल इतना पूछा जाता है धारा 25 किस सेक्शन में सेना विधि पर लागू नहीं होता, तो ये सेक्शन याद रख लेना बस, और कुछ मत करना इसमें। सेक्शन 26 क्या कहता है, 26 कहता है 1952 के अधिनियम 46 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश का इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश होना, ये भी केवल हेडिंग काम चल जाएगा। ये क्या कह रहा है, 1952 के अधिनियम, जो पहले का अधिनियम था, कौन सा, ये भ्रष्टाचार अधिनियम से पहले जो अधिनियम था 1952 का अधिनियम था, उसके तहत जो विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, कौन से न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, तो वो इस अधिनियम के तहत भी विशेष न्यायाधीश ही माने जाएंगे, ये कह रहा है बस। पहले जो विशेष न्यायाधीश थे वो बाद में जो अधिनियम है, अपना जो अधिनियम है उसके तहत भी उनको क्या माना जाएगा, विशेष न्यायाधीश ही माना जाएगा, ये कह रहा है धारा 26। तो इसमें भी आप इतना ही कर सकते हो, ये लास्ट के इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 27 देखिए, 27 भी याद रखना है सेक्शन, जी काय से संबंधित है, अपील और पुनरीक्षण, काय से संबंधित है, अपील, ये याद रखना है, और पुनरीक्षण, पुनरीक्षण से संबंधित है ये 27 जो धारा है, अपील और पुनरीक्षण से संबंधित है। ये क्या कहता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहती है उच्च न्यायालय और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उच्च न्यायालय को प्रदत्त अपील और पुनरीक्षण की सभी शक्तियों का प्रयोग जहां तक वे लागू हो सकती हैं कर सकता है। मानो विशेष न्यायालय न्यायाधीश का उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सेशन न्यायालय है। तो ये कह रहा है अपील और पुनरीक्षण का अधिकार किसको, यहाँ उच्च न्यायालय को। एक मिनट, क्या कह रहा है, इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहती उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उच्च न्यायालय को प्रदत्त अपील और पुनरीक्षण की सभी शक्तियों का प्रयोग जहां तक वे लागू हो सकती हैं कर सकता है। मानो विशेष न्यायाधीश या उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सेशन न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय ऐसे ही मामलों का विचारण करेगा जैसे कि उसकी अधिक, मतलब जो विशेष न्यायालय, आपको अपील किसकी होगी, विशेष न्यायालय की, विशेष न्यायालय की होगी ना। तो ये कह रहा है ऐसे ही अपील ग्रहण करेगा और पुनरीक्षण ग्रहण करेगा जैसे सेशन न्यायालय की वो ग्रहण करता है, जैसे सेशन न्यायालय की जाती है वैसे ही सेम उसी तरीके से क्या होगी अपील उच्च न्यायालय में विशेष न्यायालय की होगी, क्योंकि सेशन न्यायालय ही है, अब कह रहे हैं विशेष है तो सेशन है ना, तो जैसे सेशन की होती है वैसे ही उच्च न्यायालय में इनकी भी अपील होगी, विशेष न्यायालय की भी अपील और पुनरीक्षण किया जा सकता है। तो याद रखना बस ये कौन कहाँ होगी, आपकी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में इनकी अपील और पुनरीक्षण किया जा सकता है। सेक्शन 28 देखिए क्या कहते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या कहता है, कहता है अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना, ये भी हेडिंग से ही काम चलेगा, बार बार भी एक ही सब एक्टों में यही आता है कि इस अधिनियम की जो प्रोविजन है वो कैसे होगी, अतिरिक्त, जो अधिनियम है कोई अन्य अधिनियम है उसके अतिरिक्त होंगे, उसको ये ओवररूल नहीं करते, ये उसके अतिरिक्त होते हैं, उसके साथ मिलकर चलते हैं। अगर कोई अपराध बनता है वो तो लग जाए, अतिरिक्त का क्या होता है कि ये अधिनियम में मान लो कोई अपराध इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, या मान लो ये मूल विधि है इसमें भी कोई अपराध आ रहा है और इसमें भी अपराध है, तो इधर की भी धारा चले चलेगी इधर की भी चली चलेगी, दोनों लग जाएंगे साथ में, दोनों संग संग चले चलेंगे, अतिरिक्त चले चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इधर इसकी बोले ये ओवररूट कर गया बोले इसकी इस पर लागू होगी, अब जी लग गई बोले अब जी नहीं लगी, ऐसा नहीं होगा, ये संग में चले चलेंगे एक साथ, उसके अतिरिक्त होंगे, है ना। अतिरिक्त मतलब साथ साथ चले चलेंगे। मान लो कोई मूल विधि का भी अपराध बन रहा है
और भ्रष्टाचार का भी अपराध बन रहा है, तो दोनों की धाराएं एक साथ चली चलेंगी, है ना, उसके अतिरिक्त होंगी। तो 28 क्या कहता है, ये अधिनियम के प्रोविजन कैसे होंगे, अतिरिक्त होंगे। देखिए 29 क्या कहता है, इसका सेक्शन 29 कहता है 1944 के अध्यादेश 38 का संशोधन। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है, इसको पढ़ना ही नहीं है। 1944 के अध्यादेश जो है उसका संशोधन की बात करें, अब क्या क्या संशोधन किए जी, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो इसको पढ़ना भी नहीं है। अब ये देखिए 29A, इसको पढ़ने की कोशिश भी मत करना। 29A ये क्या से संबंधित, ये है नियम बनाने की शक्ति। इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसको है, अब ये भी सेक्शन याद रखना, नियम बनाने की शक्ति कहाँ है, 29A में है। किसको है, केंद्र का अधिनियम है, केंद्र ही बनाएगा, ये राज्य बनाएगा, राज्य नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। केंद्रीय अधिनियम है ना भ्रष्टाचार अधिनियम, तो केंद्र बनाएगा, है ना। तो ये तो कॉमन सी बात है, तो कुछ कुछ चीजें तो आप कॉमन भी कर सकते हो। आप देखो कौन सा एक्ट है, केंद्र का है, राज्य का है। कुछ एक्ट जरूर ऐसे होते हैं जो केंद्र और राज्य केंद्र के होते हैं, लेकिन हाँ राज्य को थोड़ी पावर दे दी जाती है कि सकता आप भी बना लो, वो कुछ अपवाद हो जाते हैं। बाकी जो केंद्रीय अधिनियम है केंद्र ही बनाता है, राज्य के अधिनियम होते हैं राज्य बनाता है। कुछ अधिनियम में केंद्र सरकार राज्य को भी छूट दे देती है कि साहब बना रहे हैं कुछ नियम आप भी बना लो, लेकिन वो नियम कौन से होते हैं, केवल कर्मचारियों की नियुक्ति वाले नियम होते हैं ना, जो राज्य बना सकता है। तो नियम कौन बना सकता है, इसमें केंद्र सरकार बना सकती है। वही केंद्र सरकार बनाएगी, 30 दिन के भीतर संसद के समक्ष रखेगी, एक ही अवधि में 2 अवधि में वो बातें इसमें आएंगी, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी में एक ही चीज होती है, जिसमें इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30 कह रहा है, ये जरूर याद रखना है, सेक्शन 30 के तहत कौन सा अधिनियम समाप्त किया गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 और दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 दोनों। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इसको सन लिख देता हूं मैं, 1900 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है यहाँ लिख देते हैं 1947 समाप्त किया गया है। इसके अलावा और दंड विधि संशोधन अध्यादेश जो है अधिनियम है 1952, इन दो को समाप्त किया गया है इसके। तो ये याद रखना कि धारा 30 के तहत कौन सा था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 को समाप्त किया गया है, और दंड विधि संशोधन अधिनियम जो है 1952 उसको समाप्त किया गया। क्या किया गया, समाप्त। ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट का इंपॉर्टेंट है इसमें सेक्शन 31 है, 31 सेक्शन 31, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये धारा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 1860 के अधिनियम संख्या 45 के कुछ धाराओं का लोप। तो ये पूछा जाता है किन धाराओं का लोप किया गया है, धारा 161 से, ये याद रखना है, धारा 161 से लेके 165A तक की जो धारा है इस अधिनियम के तहत क्या की गई है, समाप्त की गई, हटा दिया गया उन्हें, समाप्त की गई। ये याद रखना है आपको। कहां से कहां तक की धारा, 161 से 165 तक, ये दोनों धाराएं भी इसमें शामिल है। तो ये धाराएं क्या की गई है, समाप्त की गई। कहां से, आईपीसी में जो थी ना उनकी बात करें, जो आईपीसी की 161 से 165 तक की धाराएं हैं, वो इस धारा यानी धारा 31 के तहत क्या की गई है, समाप्त की गई। कौन की धारा बात है, आईपीसी की बात हो रही है। आईपीसी में जो 161 से 165 तक की धाराएं आप देखेंगे बीच में गैप है, तो इस धारा के तहत धारा 31 के तहत समाप्त की गई है। ये आपको याद रखना है, देखिए, ठीक है। बस आज इतना ही, आज आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, बाकी अपन कल देखेंगे। एक मिनट।